अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार में सबसे बड़ा नेता कौन है, तो बिना सोचे आप बोलोगे नीतीश कुमार है भैया। लेकिन वही नीतीश कुमार जो सिर्फ 3 महीने पहले चुनाव जीते थे और अब सीएम की कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब अचानक पता नहीं क्या हो गया, नीतीश बाबू ने सीएम पद छोड़ने का फैसला ले लिया है। 75 साल के नीतीश बाबू ने 30 मार्च को यानी परसों विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यानी साफ है कि नीतीश बाबू ने विधान परिषद छोड़ा है, तो अब सीएम की कुर्सी भी ज़्यादा दिन की नहीं बची है। और भैया नीतीश बाबू अभी हफ्ते भर पहले ही राज्यसभा का चुनाव जीते हैं। यानी सुशासन बाबू ने दिल्ली आने के लिए अपना सूटकेस तैयार कर लिया है और बस फ्लाइट पकड़ने की देर है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि नीतीश कुमार बिहार में शख्सियत क्या है। आज हम आपको नीतीश की पूरी कहानी बताएंगे, सुशासन बाबू से पलटू राम कहे जाने तक की, आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स के साथ और बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं है, ये पावर शिफ्टिंग है, गेम चेंज है बिहार की पॉलिटिक्स का। अब आप कहेंगे कैसे, वो भी बताएंगे। तो भैया कोई चीज़ शुरू करने से पहले उसकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी होता है, इसलिए हम पहले आपको बिहार की वो याद दिलाते हैं जो नीतीश के सीएम बनने से पहले का बिहार था। यानी 2005 से पहले का बिहार, जहां किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन गई थी, जहां गांव में कुछ लोगों की टोलियां नक्सली युद्ध की तरह लड़ते थे, लोगों को सताते थे, मारते थे, पीटते थे, बवाल काटते थे, आतंक मचाते थे। सड़कें इतनी टूटी थी कि वहाँ चलना मुश्किल था। मानसून में तो बिहार का इतना बुरा हाल होता था कि महीनों तक बिहार दुनिया से, देश से कट जाता था, लोगों का आना जाना बंद हो जाता था। यहाँ तक कि लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और बाहर की कंपनियाँ बिहार में इन्वेस्ट क्यों करेंगी जब हाल सड़कें ना हो, क्राइम हो, घर घर अपराधी बैठे हों, तो निवेश करने वाला कौन आएगा। बिहार में एक समय पढ़े लिखे लोग घर छोड़कर भाग जाते थे, कह लीजिए पलायन कर जाते थे। और वहाँ की सत्ता, बिहार में सत्ता का मतलब था लालू का राज, जिसे आज मोदी और बीजेपी वाले जंगल राज कहते हैं। लेकिन फिर नवंबर 2005 आया, यानी बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार आए और उन्होंने वो किया जो उनके पहले कोई नहीं कर पाया था। नीतीश ने ताकतवर लोगों पर एफआईआर करवाई, मुकदमे चलाए, गुंडों को जेल भेजा और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन वाले अपराधी बिल्कुल अलग पड़ गए। और जो अफसर क्राइम होने पर आंख बंद कर लेते थे, उनके ट्रांसफ़र हो गए, उनको पटना भेज दिया गया। फिर धीरे धीरे बिहार में एक नीतीश की इमेज बन गई और लोग कहने लगे बिहार में सरकारी मशीनरी अब काम करने लगी है। नतीजा ये हुआ कि बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट जो सिंगल डिजिट में थी वो डबल हो गई। बिहार तरक्की की राह पर दौड़ने लगा, लोगों की ज़िंदगी आसान होने लगी, कमाई बढ़ने लगी, काम धंधे चलने लगे और एक दिन बिहार देश के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो गया। फिर भैया साल 2010 का चुनाव आया, नीतीश बाबू ने गठबंधन से चुनाव लड़ा। 243 बिहार में सीटें हैं, उन 243 सीटों में नीतीश बाबू ने 206 सीटें जीती। ये चुनाव नतीजे बिहार में इतिहास में दर्ज हो गए, क्योंकि नीतीश बाबू इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीतकर राज्य में दोबारा सत्ता में वापसी की। अब नीतीश की पहचान भी बिहार में धीरे धीरे बदल गई, लोग उन्हें सुशासन बाबू कहने लगे। उन्होंने महिलाओं के लिए जो करके दिखाया वो दूसरे राज्यों में नजीर बन गया। जैसे 2007 में नीतीश बाबू एक साइकिल योजना लेके बिहार में आए। पहले साल में करीब 10 लाख साइकिलें नीतीश बाबू ने बांटी। बिहार में जो लड़कियां घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल पाती थीं, उनको नीतीश ने साइकिलें दी और वो स्कूल जाने लगीं। स्कूलों में लड़कियों का एडमिशन तेज़ी से बढ़ने लगा, ड्रॉप आउट जो बिहार का था वो गिर गया। इसे ऐसे समझ लीजिए कि नीतीश बाबू ने बिहार में एक साइकिल बांटी और पूरे राज्य की लोगों की सोच बदल गई। नीतीश बाबू ने महिलाओं के लिए जीविका दीदी योजना लेके आई, ये अभी भी चर्चा में थी हाल के चुनाव में। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी महिलाओं के जो छोटे छोटे बचत समूह होते हैं, ये महिलाएं ग्रामीण इलाकों में, इन महिलाओं ने ऐसे काम किया जैसे महिलाओं को संजीवनी मिल गई हो इस योजना से। जो महिलाएं कल तक घरों में चौका चूल्हा और गाय गोबर का गोबर साफ करती थी, वो अपने घरों से बाहर निकली, ट्रेनिंग ली और फिर एक पूरा मार्केट अपना तैयार कर लिया, खुद कमाई करने लगी, पूरे परिवार को चलाने लगी। ग्रामीण घरों में अब जब पैसा आएंगे तो खुशियाँ आएंगी, लोग खुश हुए, झगड़े विवाद ये सारे बंद हो गए। वहाँ महिलाओं को पैसे कमाने की बजाय सम्मान मिलने लगा। इस बीच नीतीश बाबू ने बिहार में एक ऐसा डिसीजन लिया कि पूरे देश में वाहवाही होने लगी। नीतीश ने 2016 में ये काम किया, उन्होंने बिहार में शराबबंदी का ऐलान कर दिया। तो नीतीश बाबू ने जब ये शराबबंदी योजना लागू की तो इससे क्या हुआ
इससे ये हुआ कि महिलाओं में खुशी हुई, लेकिन सरकार को एक नुकसान था। क्या था? सरकार को शराब से बहुत सारा राजस्व मिलता है, वो ख़त्म हो गया। लेकिन नीतीश ने उसकी चिंता नहीं की, उस मोटे रेवेन्यू को उन्होंने साइड में रखा, महिलाओं को प्रायोरिटी दी थी। इस फैसले से बिहार की महिलाएं इतनी खुशी हुई कि सड़कों पर नाची, गांव में जश्न मनाया गया, मिठाई बांटी गई। और अब तक तो आप भैया समझ ही गए होंगे कि नीतीश के फोकस में कौन था। वही महिलाएं जिन्हें गांव शहर से लेकर घरों तक दोयम दर्जे का कह लीजिए या हाशिए पर रखा जाता था सालों तक, लेकिन नीतीश ने उन्हीं महिलाओं को अपने फोकस में रखा, अपना वोट बैंक बना लिया। नतीजा ये हुआ कि हर चुनाव में नीतीश के लिए महिलाएं वोट करने लगी, खूब भर भर के वोट दिया नीतीश के लिए। तो ये सब तो हो गई महिलाओं की बात, लेकिन अब नीतीश की एक और इमेज है जो शायद लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो धीरे धीरे सामने आई है। वो क्या इमेज है? वो है नीतीश की पलटू राम वाली छवि। ये इमेज कैसे बनी वो भी समझ लेते हैं। बिहार की सियासत में नीतीश बाबू को पलटू राम कहते हैं। और ये पलटू राम पहली बार किसने नाम दिया था? नीतीश के पुराने जिगरी दोस्त, आरजेडी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने साल 2017 में कहा, सत्ता का लालची है नीतीश कुमार, पलटू राम है। देखा जाए तो लालू गलत नहीं थे। समय के साथ लालू के उस बयान को सच के करीब देखा गया। अब कैसे देखा गया वो बताए दे रहे हैं साल दर साल। साल 1994 में नीतीश बाबू जनता दल से निकले और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई। जीवन भर नीतीश सोशलिस्ट रहे और फिर 1996 में बीजेपी से हाथ मिला लिया। नीतीश ने जस्टिफिकेशन दिया कि हमें लालू को हराना है। फिर साल 2013 आया और जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में अपना पीएम फेस बनाया तो नीतीश बाबू नाराज हो गए और उन्होंने एनडीए से अलायंस तोड़ दिया। इतने नाराज हुए कि बड़े बड़े बयान देने लगे, सेकुलरिज्म की बात करने लगे और डेमोक्रेटिक वैल्यू की दुहाई देने लगे। लेकिन 2014 का चुनाव का जो नतीजा आया और जेडीयू को जब 2 सीटें मिली तो नीतीश को लगा भैया बिना मोदी के काम नहीं चलेगा, क्योंकि नीतीश 38 सीटों पर लड़े और 2 सीटें मिली। अब साल 2015 आया तो नीतीश लालू के साथ महागठबंधन में चले गए, यानी फिर पलटी मारी। वही लालू जिनकी विचारधारा के खिलाफ नीतीश 20 साल तक लड़ते रहे। विधानसभा चुनाव में इस महागठबंधन ने 178 सीटें जीती, यानी लालू और नीतीश दोनों सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए। लालू ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनवाया और बड़े बेटे तेज प्रताप को स्वास्थ्य मंत्री बनवा दिया इस सरकार में। अब 2017 आया, लालू के बेटे तेजस्वी पर सीबीआई केस हो गया। नीतीश असहज हो गए, लोगों ने सवाल किए तो नीतीश को लगा कि यार हम तो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं, लेकिन हमारे डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार में फंस गए हैं। तो नीतीश ने लालू से बात की और कहा बेटे से इस्तीफा दिला दीजिए। लालू कहाँ मानने वाले थे इसको। आप जानते हैं कि नीतीश बाबू बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। उन्होंने वही किया। 26 जुलाई 2017 को नीतीश नाराज हो गए और सीएम पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया और 24 घंटे में बीजेपी से वापस हाथ मिला लिया और सरकार बना ली। फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 2022 में नीतीश का फिर मन पलटा और फिर बीजेपी का साथ छोड़ दिया। फिर गुस्सा हो गए और दोबारा लालू के साथ चले गए और फिर नीतीश ने बीजेपी से नाराजगी की वजह गिनानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि मोदी सरकार को 2024 के चुनाव में हराने के लिए नीतीश ने पूरी कमर कस ली। विपक्ष को इकट्ठा किया, जो बिखरा हुआ विपक्ष माना जाता था उसको एक इंडिया ब्लॉक बनाया और पहली बैठक पटना में बुलाई। 17 विपक्ष के नेता बड़े आए, बड़ी मीटिंग हुई, नीतीश चेयर पर बैठे। मीडिया में खबरें आने लगी कि भाई जब नीतीश पूरी बैठक बुला रहे हैं, नीतीश सबको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो नीतीश की आंखों में प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना चल रहा है। हालांकि 2024 में नीतीश ने अचानक फिर यू टर्न मारा और वापस मोदी के साथ आ गए। ये भी गेम किसी को समझ में नहीं आया, किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं देते नीतीश बाबू। लेकिन लोग कहने लगे कि नीतीश बाबू को हर बार एक जस्टिफिकेशन रहती। लेकिन भैया एक और कहानी है जो आपको कम बताई जाती है और वो कहानी ऐसी है जिससे नीतीश के दिन बदलने की दिशा में देखा जाए तो कड़ी काफ़ी अहम हो जाती है। बात साल 2023 की है। नीतीश बाबू का जनता दरबार लगा और इस जनता दरबार में किशनगंज जिले से एक आदमी आया ज़मीन विवाद की शिकायत लेकर। नीतीश ने उसकी समस्या को सुना और फिर अपने एक सहयोगी से कहा होम मिनिस्टर को बुलाओ जरा, इसकी समस्या है, उनसे उनका मसला है। तो जनता दरबार में लोग आसपास देखने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर को बुलाओ, क्योंकि भैया नीतीश के पास ही होम मिनिस्टर का चार्ज था, वही मुख्यमंत्री थे। तो नीतीश को लेके लोगों ने के मन में एक सवाल आया कि नीतीश को कुछ याददाश्त की समस्या है या कुछ भूल जाते हैं। जब खुद ही चीफ मिनिस्टर हैं और खुद ही होम मिनिस्टर की चार्ज दिए तो बुलाना किसको है। हालांकि ये पहली बार कन्फ्यूजन था नीतीश का, इसलिए लोगों ने इसे ज़्यादा तूल नहीं दिया और इग्नोर करके आगे बढ़ गए। कहा मानवीय स्वभाव है, भूल हो जाती है और हो सकता है उम्र की वजह से हो गया हो। तो ये पहली घटना थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती रहीं और चलती रहीं, मीडिया में बनी रहीं।
तो लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर हाल में आपने देखा होगा असेंबली में उन्होंने जो महिलाओं को लेकर कहा था, बड़े शौक हो गए लोगों ने उसको। किसी ने कहा महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, किसी ने कहा कि महिलाओं के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं विधानसभा में। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब ये चीज़ें आती हैं तो मजाक उड़ता है। तो नीतीश बाबू इन सब चीज़ों से जूझ ही रहे थे। ये तो नीतीश का चल ही रहा था कि वो याददाश्त उनकी गड़बड़ हो रही थी, लेकिन पब्लिक इवेंट में नीतीश बाबू एक और नई चीज़ करने लगे। वे अपने नेताओं के पैर छूने लगे, किसी से गले मिलने लगे, अपने रैंक से छोटे या कम उम्र के नेताओं के भी जाके झुक के पैर छूने लगे। लोगों को बड़ा अजीब लगा। और अक्सर आपने देखा होगा मोदी जी जब भी बिहार जाते, कोई रैली में पहुंचते, मंच पर पहुंचते, तो नीतीश बाबू दौड़ के झुक के तुरंत पैर छूते और मोदी जी तुरंत हाथ पकड़ते कि नहीं भैया रहने दीजिए। तो लोगों को बड़ा ये लगा कि भाई नीतीश अचानक ऐसे कैसे झुक जाते हैं और पैर छूने लगते हैं, कोई बात है या भूल जाते हैं। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं वो तो उनकी सरलता है, बहुत सहज आदमी है, वो सबको सम्मान देते हैं, इसलिए ये सब हो जाता है। तो अगर देखा जाए ये सारी घटनाएं देखें तो भले लगती हैं कि अचानक हुई होंगी, लेकिन इन सबको एक फ्रेम में देखें तो एक अलग तस्वीर बनती है। क्योंकि नीतीश कुमार की छवि हमेशा से तेज तर्रार मुख्यमंत्री की रही है, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदल रही। लोगों ने देखा पार्टी, गठबंधन, संगठन, सरकार, सब चीज़ें एकदम से अलर्ट रहने लगे कि भाई नीतीश को देखे रहना है, कहीं कुछ ऐसा ना कर दें कि जो पब्लिक डोमेन में चला जाए और फिर सरकार और सब चीज़ों को सफाई देना पड़े। तो लोगों ने ये नीतीश में बदलाव देखा तो कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि वजह क्या है, ये किसी को पता नहीं था। तो नीतीश के लिए ये चीज़ें नेगेटिव जा रही थी लगातार। लेकिन अब नीतीश में वो बात नहीं दिख रही थी। नाम वही था, कुर्सी वही थी, लेकिन इंसान के व्यवहार को लगातार बदलते देखा जा रहा था। अब आखिरी बात कर लेते हैं, बिहार की राजनीति में इतना बड़ा अचानक टर्न क्यों आया और नीतीश बाबू को अचानक ये फैसला क्यों लेना पड़ा। तो देखो भैया, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा गया। एनडीए को 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिला, बम्पर जीत मिली। बीजेपी ने 89 सीटें जीती और जेडीयू को 85 सीटें मिली, यानी दोनों बड़ी पार्टियां बन के आईं। और ये दूसरा मौका था कि जब बीजेपी नीतीश की पार्टी से बड़े नंबर लेके आई, यानी सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती। लेकिन सीएम कैसे बनाया गया? नीतीश को 10वीं बार। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। अब हुआ ये कि 105 दिन बाद अचानक नीतीश ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दिया। पटना में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, सम्राट चौधरी और तमाम बीजेपी की जेडीयू के नेता रहे, राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। नीतीश बाबू ने 30 मार्च को अचानक एमएलसी से इस्तीफा दे दिया। वो बाध्यता थी कि 14 दिन पहले चुने गए थे, 14 दिन के अंदर उन्हें एक पद छोड़ना ही पड़ता, तो उन्होंने एमएलसी छोड़ दिया। अब भैया जब एमएलसी छोड़ दिया तो जाहिर है कि अब विधानसभा के सदस्य नहीं रहे, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना ही पड़ेगा। यानी पटना में नीतीश की विदाई की तैयारी शुरू हो गई। हालांकि कोई भी फैसला अचानक नहीं होता, ये तो आप भी जानते हो कि ऐसे फैसलों के लिए पार्टियां, सरकार महीनों तक प्लान करती हैं, तैयारी करती हैं, और नीतीश भी इस सारे प्रोसेस से दूर नहीं रहे होंगे। तो 5 मार्च को नीतीश बाबू ने खुद एक्स पे कहा था, एक पोस्ट लिखा था कि मैं अब स्वेच्छा से संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा जाना चाहता हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं अभी लोकसभा रहा हूं, विधान परिषद रहा हूं, लेकिन राज्यसभा नहीं गया, इसलिए राज्यसभा जाना चाहता हूं। ये चर्चाएं होने लगी। हालांकि नीतीश के पार्टी के वर्कर नीतीश के फैसले से दुखी हो गए, शौक हो गए, सड़क पर उतरे, प्रदर्शन करे, दुख जताने लगे। अभी कुछ दिन पहले ही जो है मंत्री अशोक जी रोने का वीडियो आया उनका। तो अंदर खाने कहा जाने लगा कि जो सीढ़ी नीतीश बाबू चढ़ रहे थे उस सीढ़ी को बीजेपी ने चुपचाप खींच लिया। नीतीश को कोई मौका ही नहीं दिया है कुछ करने का, समझने का। पब्लिक को भी किसी को भनक नहीं लगी कि नीतीश के और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। तो बस एक राज्यसभा का टिकट दिया और सम्मानजनक नीतीश की विदाई की तैयारी हो गई। तो ये तो हो गई नीतीश बाबू यानी सुशासन बाबू की बात। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया नीतीश जा रहे हैं तो बिहार में अगला सीएम कौन होगा? इस सीएम की रेस में कौन कौन नेता हो सकते हैं? तो भैया जो खबरें आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है। सम्राट दूसरी बार डिप्टी सीएम बने हैं, चूँकि कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं। ये बिहार में बहुत बड़ा वर्ग है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। तो एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि बीजेपी के लिए मैनेजेबल चेहरा है। एक खबर ये भी है कि बीजेपी की लिस्ट में कुछ ऐसे भी नाम हैं जैसे नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, और एक नाम जो सबको चौंका सकता है वो है निशांत कुमार। नीतीश बाबू के 50 साल के बेटे हैं निशांत बाबू, और निशांत ने अभी 8 मार्च को जेडीयू ज्वाइन किया है। अब विरोधी ये भी कहने लगेंगे कि ये वही नीतीश बाबू हैं जिन्होंने कभी परिवारवाद का विरोध किया है और अब अपने ही बेटे को आगे बढ़ा दिया है। निशांत के डिप्टी सीएम बनने की अटकलें हैं, लेकिन निशांत के पास अभी ना राजनीतिक अनुभव है ना जनता में पहचान है। बिल्कुल नए नवेले चेहरा है। बस पहचान यही है कि निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं, शांत और सरल चेहरा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जेडीयू के लिए सबसे बड़ा संकट का समय यही है कि नीतीश दिल्ली जा रहे हैं और पटना खाली हो रहा है, क्योंकि नीतीश 20 साल से जेडीयू चला रहे हैं। जेडीयू
में इन 20 साल में कोई अपने से दूसरा नेता तैयार नहीं कर पाए। अब पार्टी नीतीश के बिना दिशाहीन हो सकती है अगर वो दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो गए तो भैया हमारा सवाल यही है कि नीतीश कुमार को बिहार कैसे याद करेगा? आप भी बताओ कमेंट करके, क्योंकि नीतीश कोई साधारण नेता नहीं है। 1970 के दशक से राजनीति में है, जेपी आंदोलन से निकले, 1985 में पहली बार विधायक बने, 1989 में पहली बार एमपी बने, फिर रेल मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और भी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली। लेकिन नीतीश की जो पहली पहचान है वो सुशासन बाबू की है, जिसने बिहार में जंगल राज खत्म किया, जिसने लड़कियों को साइकिल दी, जिसने बिहार को पहली बार यकीन दिलाया कि यहाँ सरकार भी काम कर सकती है। और वो नीतीश जिसे बिहार हमेशा याद रखेगा।